जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड को। जो एसिड फैट में डिस्कवर हुआ उसको क्या कहते हैं हम लोग? फैटी एसिड। और जो एसिड न्यूक्लियस में डिस्कवर किया हो उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, सुनना ध्यान से, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये न्यूक्लियस में डिस्कवर हुआ, राइट। और न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड डीएनए। DNA means deoxyribonucleic acid. Nucleic acid include RNA, ribonucleic acid, DNA, RNA। DNA को जो डिस्कवर किया था फेडरिक मिश्र ने डिस्कवर किया था, और RNA को डिस्कवर किया था टॉर्बजॉन ने और उनके ग्रुप ने डिस्कवर किया था। फाइन। अब इसमें क्या है कि ये जो टॉपिक है इसमें हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। फाइन। देखो, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन किसका पॉलीमर था? अमाइनो एसिड का। पॉलीसेकेराइड किसका पॉलीमर था? शुगर का। और लिपिड किसका पॉलीमर था? लिपिड पॉलीमर एक सब्सटेंस था ही नहीं, है ना। लिपिड वाज नॉन पॉलीमरिक एक्चुअली, बट न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना वो मैक्रोबायोमॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? मैक्रोबायोमॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड मैक्रोबायोमॉलिक्यूल, लिपिड माइक्रोबायोमॉलिक्यूल, बट प्रोटीन्स आर मैक्रोबायोमॉलिक्यूल। तो 2 पॉइंट है यहाँ से हमने लर्न किया। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रोबायोमॉलिक्यूल। देखो, न्यूक्लिक एसिड में अगर हम इंडिविजुअली डीएनए की बात करते हैं तो वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, फिर आरएनए की बात करते हैं। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। आरएनए कहाँ जेनेटिक मटेरियल होगा भाई? वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होगा। फाइन। अब क्या है, न्यूक्लिक एसिड की को अगर आप डिटेल में देखते हो तो न्यूक्लिक एसिड में आपको 3 पार्ट जरूर मिलेंगे उसमें। एक तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप जरूर मिलेगा आपको न्यूक्लिक एसिड के अंदर, पेंटोज शुगर जरूर मिलेगा आपको, और नाइट्रोजनस बेसेस मिलेंगे। कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, डीएनए हो, आरएनए हो, कुछ भी हो, उसमें शुगर, पेंटोज शुगर, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप, और उसमें नाइट्रोजनस बेसिस, ये 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। देखो, फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है, ये फॉस्फेट आयन मिलेगा आपको। ठीक है, और ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। फाइन। पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो आपको राइबोज शुगर मिलेगा। इसमें राइबोज शुगर में कितने कार्बन होते हैं पता है आपको? 5 कार्बन होते हैं। ये शुगर का फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये फिफ्थ कार्बन। आपको पता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर एक कॉर्नर, यहाँ पर एक कॉर्नर, यहाँ पर एक कॉर्नर, यहाँ पर एक कॉर्नर, यहाँ, और ऊपर तो कार्बन है ही। 5 कार्बन है इसमें राइबोज शुगर। लेकिन इसी राइबोज शुगर में अगर फिफ्थ कार्बन जो है, सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाएगा, आप ऐसे बोल दो डिलीट कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है कि जो हमारा डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है उसमें सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, देन कम टू नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। राइबोज शुगर जो होता है वो आरएनए में मिलेगा आपको, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में मिलेगा आपको, नाम से ही पता चल जा रहा है, राइट। नाउ कम टू नाइट्रोजनस बेसिस। देखो, नाइट्रोजनस बेसिस ना 2 टाइप के मिलते हैं। एक तो नाइट्रोजनस बेसिस नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दे आर नाइट्रोजन रिंग एंड दे आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अगर रिंग में कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहेंगे। तो ये तो भाई इसमें नाइट्रोजन होता है तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग रहेगा ही रहेगा। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरामिडिन। जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन इंक्लूड एडेनिन, गुआनिन। प्यूरिन को देख रहे हो क्या आप लोग? कितने रिंग है प्यूरिन में? 2 रिंग है ना।
तो प्यूरिन में 2 रिंग हो गए, एक एडेनिन हो गया, एक गुआनिन हो गया, है ना, 2 टाइप हो गए इसके, और रिंग 2 होते हैं इनके अंदर। वहीं पे जो पायरामिडिन होता है ना, पायरामिडिन के अंदर 3 रिंग होते हैं, सॉरी 3 रिंग बोल रहा हूँ, 1 रिंग होता है इसमें, राइट। और पायरामिडिन में कौन कौन आता है? साइटोसिन, थाइमिन एंड देन यूरासिल। साइटोसिन, थाइमिन एंड देन यूरासिल। देखो, जो थाइमिन होता है ना, ये आपको सिर्फ डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा। और यूरासिल जो है वो सिर्फ आरएनए में मिलता है, ठीक है। थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। बाकी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ आरएनए एंड डीएनए। ओके। एक टर्म होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है समझिए। देखो, जब राइबोज शुगर से, किसी भी पेंटोज शुगर, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर से फर्स्ट कार्बन पर, ये इसका फर्स्ट कार्बन है ना, राइबोज शुगर का ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। तो राइबोज शुगर से अगर फर्स्ट कार्बन पर एक नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए तो हम कहेंगे उसे न्यूक्लियोसाइड। मीन्स न्यूक्लियोसाइड मीन्स शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड इज व्हाट? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, फाइन। और शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। भाई एक तरफ नाइट्रोजन है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था हमारे कार्बोहाइड्रेट में भी था, लेकिन उसमें दोनों तरफ शुगर थे। यहाँ पर एक तरफ नाइट्रोजन है, इसलिए इसे हम कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फाइन। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब भी रहेगा ये फर्स्ट कार्बन पर ही रहेगा। देन नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि अगर फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस हो एंड फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप हो, तब हम इस पूरे मॉलिक्यूल को कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप था क्या? नहीं था। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप क्या था? नहीं था। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप है। देखो आप कितने नंबर कार्बन पे है? 5th कार्बन पे। तो मैं ये कह सकता हूँ न्यूक्लियोटाइड इज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। बिना फॉस्फेट के क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड। और फॉस्फेट के साथ क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट कितने नंबर कार्बन पर होगा? 5th कार्बन पर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, एडेनिन जो है नाइट्रोजनस बेस है ना, और इसका न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया? एडिनोसिन। और इसका न्यूक्लियोटाइड हो गया एडिनाइलिक एसिड। इसमें फॉस्फेट लग गया। गुआनिन नाइट्रोजनस बेस, उसका गुआनोसिन हो गया न्यूक्लियोसाइड। मतलब समझो, वेरी सिंपल। ये शुगर हो गया और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस गुआनिन लगा दिया तो ये पूरा मॉलिक्यूल गुआनोसिन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज साइटोसिन। यहाँ पर अगर ये न्यूक्लियोसाइड है आपका, ये आपका शुगर है, और शुगर पर यहाँ पर साइटोसिन लगा दिया तो पूरा मॉलिक्यूल हो गया साइटिडीन। यहाँ पर शुगर है, यहाँ पर थाइमिन लगा दिया तो थाइमिडीन हो गया पूरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर शुगर है और यहाँ यूरासिल लगा दिया तो यूरिडीन हो गया पूरा मॉलिक्यूल। तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, साइटोसिन नहीं, साइटिडीन। साइटिडीन होता है न्यूक्लियोसाइड। साइटिडीन, थाइमिडीन एंड यूरिडीन, ये तो न्यूक्लियोसाइड होंगे, न्यूक्लियोसाइड होगा। और न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड। ओके। अब देखें, कम बैक टू डिफिनीशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम क्या डिस्कस कर रहे थे? न्यूक्लिक एसिड इज
चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड समझ गए क्या होता है, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस. सो न्यूक्लिक एसिड इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन विच टू न्यूक्लियोटाइड्स आर linked by phosphodiester bond. Now question is that what is phosphodiester bond? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, चलिए देखते हैं. ये देखो एक सेकंड समझो आप, ये क्या है भाई, ईस्टर हो गया, इसमें एक और ऑक्सीजन लगा दो तो दोनों तरफ दो ईस्टर हो गए, एक ईस्टर इधर से और दूसरा ईस्टर इधर से हो गया, तो ये डाइस्टर हो गया. और अगर कार्बन की जगह पर यहाँ पे फॉस्फेट लग गया तो ये पूरा मॉलिक्यूल ये हो गया फास्फोडाइस्टर हो गया. ऐसा ही कुछ होता है, मिलता जुलता. आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपके लेवल पे मैंने बताया है, ठीक है. फॉस्फोडाइस्टर में ऐसे तो जरूरी रहेगा. यस, ये रहेगा ग्रुप. अब ये बनता कैसे है समझिए. देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब बनेगा, आप खुद सोच के बताओ ना. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो तभी बनेगा ना जब या तो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस हो रही होगी, हाँ, डीएनए की या तो सिंथेसिस हो रही होगी और आरएनए की सिंथेसिस हो रही होगी. अब इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं ना वो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है. जैसे मान लो कि यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है और ये आपका शुगर है और ये 3 फॉस्फेट ग्रुप है. तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो एडिनोसिन हो गया और 3 फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. तो चाहे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट या थाइमिडिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये देखिए 2 न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट है, एक न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करते हैं. एक न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद से यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाते हैं, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं. और उसके बाद से एक न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इसी बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. डीएनए या आरएनए के अंदर ऐसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में. फिर से बता दे रहा हूँ कैसे बना. एक न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन का OH ग्रुप रिएक्ट किया, 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ और उसके बाद से जो बॉन्ड बना, दिस इज ओनली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं. डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड है. अगर डीएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का चेन होता है ना. तो डीएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक होंगे. लेकिन वाटसन और क्रिक ने बताया था, सुनिए, वाटसन और क्रिक ने बताया था इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना स्टूडेंट्स, डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 न्यूक्लियोटाइड्स के चेन होते हैं. कितने न्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं, ये 1 और ये 2. लेकिन ऐसे ये सीडी ये ऐसे नहीं होते हैं, ये ऐसे होते हैं, हेलिकल होते हैं. ये तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए है, लेकिन एक्चुअल डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिक्स होता है, ट्विस्टेड होता है. ये डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन है. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉलिक्यूल. फर्स्ट पॉइंट, ओके. क्या ये जो न्यूक्लियोटाइड का चेन है, ये न्यूक्लियोटाइड के चेन में कहीं ब्रांचिंग है, नो ब्रांचिंग. दे आर अनब्रांच चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, 2 अनब्रांच चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. अच्छा, ये दोनों स्ट्रैंड जो होंगे ना, दे विल एंटी पैरेलल टू ईच अदर. दोनों स्ट्रैंड देखो, एक जो है ये देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा. फाइन. सो डीएनए जो होता है, डीएनए के जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं जो एक दूसरे को चारों तरफ से ट्विस्ट किए हुए होते हैं, वो दोनों चेन एंटी पैरेलल होते हैं. ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं होते, ठीक अपोजिट डायरेक्शन होते हैं.
देखो डीएनए का जो मॉलिक्यूल, डीएनए का काम क्या होता है, कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करना। कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम डीएनए का फॉस्फेट और शुगर नहीं करता, वो करते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। ओके, तो शुगर और फॉस्फेट को बस हम इतना ही कहेंगे कि ये बैकबोन बना रहा है डीएनए का। वैसे डीएनए में तो कोई ह्यूमन तो है नहीं, लेकिन चलो ह्यूमन से एनालॉजी देके कहा जा रहा है कि जैसे बैकबोन हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, वैसे ही यहाँ पर जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना, डीएनए मॉलिक्यूल का बैकबोन होते हैं शुगर एंड फॉस्फेट, उसके फंक्शन में इनका रोल नहीं होता है। ओके, फिर क्या है कि इसमें नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं ना, वो हेलिक्स के अंदर होंगे। वो जो डीएनए जो हेलिकल मॉलिक्यूल बना रहा है, इसके अंदर वो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, बाहर नहीं होंगे। ठीक है, डीएनए हैज़ 2 polynucleotide chain, both chains are anti-parallel to each other. Then in DNA sugar and phosphate form backbone of the molecule. Nitrogenous basis of DNA is present within the helix. इतना हो गया। अच्छा, अब ये देखा गया है कि ये दोनों जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, उसमें एक का प्यूरिन दूसरे के पायरामिडिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे एडेनिन हमेशा 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 थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा गुआनिन से। ठीक है, देख लो आप, यहाँ पर AT है, यहाँ पे CG है, यहाँ पर TA मतलब AT है, यहाँ पे CG है, मतलब एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अच्छा, डीएनए का जब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड को एक बार क्रॉस करता है ना, तो इसको 1 हेलिकल टर्न कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 1 हेलिकल टर्न हो गया। डीएनए का जो 1 हेलिकल टर्न होता है, डीएनए का पूरा जो 1 हेलिकल टर्न होता है स्टूडेंट्स, ये 1 हेलिकल टर्न का लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम पता है ना आपको, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 to the power -9 मीटर। ये तो जानते हो आप ना। इसका मतलब क्या है, 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ये याद रखना। ओके, तो डीएनए का जो 1 हेलिकल टर्न होता है, उसका लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, बात एक ही है। ओके, अब डीएनए का जो ये 1 हेलिकल टर्न होता है ना स्टूडेंट्स, डीएनए का ये जो 1 हेलिकल टर्न है, इसमें टोटल 10 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 ही बनाए इसमें, लेकिन एक्चुअली में कितने नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, टोटल 10 नाइट्रोजनस बेसेस तो 20 होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो 1 हेलिकल टर्न में टोटल कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। लेकिन 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, जिसको कहते हैं हम लोग पर बेस पेयर राइज, वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। 34 नैनोमीटर। 1 हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर्स है। ओके, और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 हेलिकल टर्न का लेंथ कितना हो गया, 34 एंगस्ट्रॉम। ये तो है ही ऑलरेडी। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं डायमीटर ऑफ डीएनए, और ये डायमीटर ऑफ डीएनए जो होता है, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। आप एक काम करो, डीएनए का ये जो 1 हेलिकल टर्न है, इस 1 हेलिकल टर्न से आप एक सर्किल बना दो। तो एक सर्किल जब अगर आप बना दिया आपने, तो उस सर्किल के अंदर टोटल कितने बेस पेयर होंगे, 1 हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। इस सर्किल को आप टोटल 10 पार्ट में डिवाइड करो। 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो
पर बेस पेयर एंगल हो जाएगा कितना, 36 डिग्री। एक सर्किल में 360 डिग्री होता है ना। मैं आपको क्या कर रहा हूँ फिर से समझिए। हमारे पास एक वन हेलिकल टर्न है, इस वन हेलिकल टर्न में टोटल 10 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। आप उसको ऐसे चपटा करके एक सर्किल बना दो, सर्किल बन जाएगा, और उस सर्किल में कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर्स होंगे। पर बेस पेयर एंगल कितना पड़ेगा, 36 डिग्री। तो पर बेस पेयर एंगल हो जाता है यहाँ पर 36 डिग्री। डीएनए के वन हेलिकल टर्न का लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम, पर बेस पेयर राइज 0.34 नैनोमीटर, डायमीटर ऑफ डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम, पर बेस पेयर एंगल 36 डिग्री। ओके, हमारे पास एक डीएनए अगर 170 नैनोमीटर का है तो उसमें कितने बेस पेयर होंगे देख लेते हैं। हमारे पास डीएनए जो है वो उसका लेंथ है 170 नैनोमीटर, और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 0.34 नैनोमीटर। उससे मैं इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ, आ जाएगा 170 बाई 34 इंटू 10। एटी 85 इंटू 50 कर दो, 0। अरे क्या गलत कर दिया मैंने, सॉरी। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार और। 170 बाई 0.34 है ना। इसको ऐसे 134 करके इसको 100 लिख सकते हो ना। ये 2 जा 17, 2 जा 34, और ये 10 जा 170 हो गया, और ये 50 हो गया, 500 बेस पेयर हो गया, है ना। तो 170 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए के अंदर टोटल 500 बेस पेयर होंगे, ठीक है। इस तरह से आप आराम से, अगर आपको डीएनए का लेंथ बता दिया जाए तो आराम से बता दोगे ना। जैसे मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि 34 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए में कितने बेस पेयर होंगे, तो 34 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए बाई 0.34 कर दो, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो 34 बाई 34 इंटू 100 कर दो, ये कितना आ गया, 100 बेस पेयर। ओके। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इरविन चारगफ। इरविन चारगफ जो थे ना, इरविन चारगफ जो थे उन्होंने क्या किया कि डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल का स्टडी किया, और स्टडी करके कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, ही एक्चुअली स्टडीड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, एंड ही कंक्लूडेड कि किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरामिडिन। एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन क्या है, प्यूरिन है, और साइटोसिन थाइमिन है पायरामिडिन है। दोनों इक्वल होंगे हमेशा एज पर आवर इरविन चारगफ, ठीक है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाई जी बाई सी प्लस टी इज इक्वल टू 1। हाँ, हो गया। चलें एक क्वेश्चन करते हैं इससे। देखो, एडेनिन किसी हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर एडेनिन 34% हो तो बाकी नाइट्रोजनस बेसिस का परसेंटेज कितना होगा। तो देखते हैं, अगर हमारे पास कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है और उसमें एडेनिन 34% है, तो एडेनिन किससे पेयर करता है, थाइमिन से पेयर करता है ना। तो थाइमिन भी तो उतना ही होगा, 34% होगा। ये टोटल कितने हो गए, 68%। बाकी कितना बचा, 32%। अब 32% में साइटोसिन और गुआनिन दोनों होंगे, 16% ओके। तो इस तरह से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ले लो। मान लो कि हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में जो गुआनिन है वो है
20%, गुआनिन 20% है, तो बाकी नाइट्रोजनस बेसिस कितने होंगे? तो गुआनिन जितना होगा उतना ही साइटोसिन भी होगा, ये भी 20% होगा। 20 कितने हो गए? 40% हो गए, है ना। और एडेनिन एंड थाइमिन कितने हो गए? 30% हो गए। यस, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है और उस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर मोलार फ्रैक्शन ऑफ थाइमिन 0.18 है। तो व्हाट इज़ मोलार फ्रैक्शन ऑफ साइटोसिन? तो भाई देखो, मोलार फ्रैक्शन की जैसे ही बात हो रही है तो 1 मोल में कैलकुलेट करेंगे ना। 1 मोल में से थाइमिन 0.18 मोल है, तो एडेनिन कितना होगा? एडेनिन भी तो इतना ही होगा, वो भी 0.18 मोल होगा। टोटल कितने हो गए ये? 36 मोल हो गए, 0.36 मोल हो गए। बाकी कितना बचा भाई? बाकी बचा 0.64 मोल। अब 0.64 मोल में से एडेनिन हो गया 0.32 मोल और साइटोसिन हो गया 0.32 मोल और एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया 0.32 मोल। ओके, तो इस तरह से आप मोलार फ्रैक्शन का डाटा दिया होगा तब भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, डीएनए में पर बेस पेयर राइज कितना होता है, 1 हेलिकल टर्न का लेंथ क्या होता है, डीएनए के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, डीएनए के अंदर कौन से न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये भी हमने देखा, राइट। अब देखते हैं आरएनए को। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए होता है ये भी तो न्यूक्लिक एसिड होता है ना। लेकिन आरएनए डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और ये भी न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। सो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड चेन, राइट। और ये चार्गप्स लॉ को फॉलो नहीं करता। चार्गप्स लॉ कौन फॉलो करता है? 1D डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉलो करता है। आरएनए जो होते हैं, आरएनए में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एडेनिन रहेगा, आरएनए में एडेनिन रहता है, आरएनए में गुआनिन रहेगा, आरएनए में साइटोसिन रहेगा, यूरासिल रहेगा। यहाँ पे पेयरिंग तो नहीं होती है, लेकिन अगर पेयरिंग होगी तो वो एडेनिन एंड यूरासिल के बीच में और या फिर साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में पेयरिंग होती है। ओके, अब ये आरएनए 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए 5% के करीब में मिलेगा, राइबोसोमल आरएनए 80% के करीब में, एंड देन ट्रांसफर आरएनए इज 20%। देखो, जो बेसिकली ये आरएनए का काम क्या होता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस सेल में कहाँ होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम करता है ना। तो राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होता है उसे कहेंगे राइबोसोमल आरएनए। दे पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा अमाइनो एसिड उधर ऐड किया जाएगा। 2 प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है? अमाइनो एसिड का ही डिफरेंस होता है ना। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं वो तो सिर्फ 20 ही होते हैं। तो 2 प्रोटीन के बीच में अमाइनो एसिड का ही अंतर होगा। अब वो कौन सा अमाइनो एसिड ऐड किया जाएगा वो मैसेंजर आरएनए बताता है, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए हैविंग इंफॉर्मेशन type of amino acid added during protein synthesis. Okay, then transfer RNA. Transfer RNA deliver amino acid at the site of protein synthesis. ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? वो अमाइनो एसिड को एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिलीवर करने का काम करता है। फाइन,
पेयरिंग अगर इसमें होगा तो एडेनिन और यूरासिल के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने देखा डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एटीपी न्यूक्लियोटाइड होगा या न्यूक्लियोसाइड होगा, एटीपी न्यूक्लियोटाइड होगा। क्यों? क्योंकि एटीपी के अंदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक एडेनिन राइबोज शुगर से लिंक हो फर्स्ट कार्बन पर और फिफ्थ कार्बन पर 3 फॉस्फेट ग्रुप हो, तो इतना हो गया एडिनोसिन और ये 3 फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।